lecture we were discussing about the various disease related to the carbohydrate metabolism. In that we were discussing about the diabetes mellitus, and we have already covered about the various introduction of the diabetes mellitus and various causes of the diabetes mellitus. So today we will discuss about the complications of the diabetes mellitus. डायबिटीज मेलिटस में हम उसका रीजंस क्या थे, क्यों होता है, वो हम कवर कर चुके हैं. आज हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जब डायबिटीज मेलिटस होती है, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. सबसे पहले आ जाता है न्यूरोपैथी. न्यूरोपैथी क्या होता है, न्यूरो से क्लियर है ये टर्म. न्यूरो मीन्स इट इज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम. सो इन न्यूरोपैथी फंक्शनल डिस्टर्बेंस, न्यूरोपैथी में फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. इट मीन्स जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता है, वो नॉर्मली वैसा वर्क नहीं करता, उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है. सो व्हाट इज न्यूरोपैथी? न्यूरोपैथी मीन्स फंक्शनल डिस्टर्बेंस, फंक्शनल disturbances of peripheral nervous system. फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं. जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है दैट इज कैटरैक्ट. कैटरैक्ट मीन्स इट इज अ डिजीज ऑफ आई. आईज की डिजीज होती है. इसमें क्या होता है, मोस्टली आंखों के आगे धुंधलापन आने लग जाता है, तो ये आई की डिजीज है कैटरैक्ट. थोड़ा ब्लर होने लग जाता है, ब्लर विजन हो जाता है इन द कैटरैक्ट. उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉम्प्लिकेशन होती है इन द डायबिटीज मेलिटस दैट इज नेफ्रोपैथी. नेफ्रोपैथी इट इज रिलेटेड टू नेफ्रॉन्स. इट इज अ डिजीज ऑफ किडनी. किडनी की डिजीज है. इसमें किडनी की जो फंक्शनिंग है उसमें डिसफंक्शनिंग, अबनॉर्मल फंक्शनिंग होने लग जाती है, या फिर इसमें जो मेल सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग भी हो जाती है. सो दीज आर द वेरियस कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द डायबिटीज मेलिटस. तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. हमने सिम्टम्स भी डायबिटीज मेलिटस के डिस्कस कर चुके हैं. नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स. अब इसकी क्या ट्रीटमेंट होंगे, इसको वेरियस ट्रीटमेंट क्या होंगे इसके डायबिटीज मेलिटस के. इसको करेक्ट करने के लिए इसकी रेमेडी क्या होगी. सबसे पहले जो हम कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेते हैं उसका इंटेक कम करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है. तो लो इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सबसे पहला जो इसमें ट्रीटमेंट है दैट इज लो इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो प्रोटीन डाइट है, ज्यादा अच्छी प्रोटीन रिच डाइट ले, उससे भी वो भी ट्रीटमेंट है इसका एक तरह से. प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट ले. उसके बाद इसमें एडिक्वेट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करने से जितना ज्यादा जो ग्लूकोज हमारा बॉडी में ज्यादा बन रहा है वो साथ के साथ क्या होता है एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज हो जाएगा, एटीपी के तौर पे एनर्जी के एज ए एनर्जी की तरह यूटिलाइज हो जाएगा. तो एडिक्वेट एक्सरसाइज, एडिक्वेट एक्सरसाइज, adequate exercises are helpful in utilization of glucose. ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन में हेल्पफुल होगा. और अगर मान लो ज्यादा केस इस तरह से है कि फिर भी कंट्रोल में नहीं हो रही है, तो उसमें कुछ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं. अगर माइल्ड केस है, ज्यादा डायबिटीज नहीं है, तो अपना इंटेक करें ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स का. लेकिन अगर सीवियर केस है तो उस केस में क्या करते हैं, इंसुलिन का यूज भी करते हैं. इंसुलिन भी इंजेक्ट करना पड़ता है इन द सीवियर केस.
So in the mild case, use of anti-diabetic drugs, according to prescription जो कि prescribe की गई है by the physician. In severe case of diabetes mellitus, इंसुलिन, इसमें क्या होगा, इंसुलिन का इंटेक किया जाएगा, इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है. So these are the treatments to correct the diabetes mellitus. ये हमारी जो फर्स्ट डिजीज थी ये कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट जो हमारी डिजीज आ जाती है दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया. सेकेंड हमारी डिजीज है हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया की बात कर रहे हैं. हाइपर मीन्स एन इंक्रीज होना, हाइपो मीन्स डिक्रीज होना, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज लेवल. सो इन हाइपोग्लाइसीमिया देयर इज डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल. ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है जितना कि नॉर्मल होता है. नॉर्मल हमारा होता है 80 to 120 mg/dl. लेकिन इसमें क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स डिक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. इसमें डिक्रीज हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल. जितना नॉर्मल होता है उससे जो ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है. सो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. ऐसा होने से, जो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाने से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. इससे क्या होता है, एक तो ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो बार बार भूख लगती है, हंगर, बार बार भूख लगती है. अब भूख लग रही है, एनर्जी कम है, ग्लूकोज तो बार बार ग्लूकोज है ही कम, बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होएगा, उसको बार बार खाने का इंटेक करना पड़ेगा. इसके कारण क्या होता है, हेडेक की प्रॉब्लम होगी, कन्वर्जन्स भी आ सकते हैं. कन्वर्जन मीन सीजर्स होना, जैसे दौरे पड़ने लग जाते हैं. ट्रेमर्स मीन वाइब्रेशन होने लग जाना बॉडी में. ट्रैकीकार्डिया मीन्स फास्ट ब्रेथ, बार बार बहुत जल्दी से ब्रीदिंग करना. और उसके बाद कोमा की सिचुएशंस भी आ सकती है. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया. जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, हंगर लगेगी बार बार, कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक होएगा, हेड में पेन होएगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसके कारण जब एनर्जी लेवल नहीं होगी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी. ट्रेमर्स, पल्सेशन होने लग जाएगी बॉडी में, वाइब्रेशन होने लग जाएगी, कोमा की कंडीशन भी हो सकती है. एंड ट्रैकीकार्डिया मतलब कि फास्ट ब्रीदिंग होने लग जाएगी. सो दीज आर द symptoms of hypoglycemia when there is decrease in the blood glucose level to the normal glucose level. उसके बाद इसके causes क्या हैं, क्यों होता है हाइपोग्लाइसीमिया. सो causes of हाइपोग्लाइसीमिया. इसके कॉजेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन होती है पैनक्रियास से. पैनक्रियास में ट्रेमर्स क्रिएट होने लग जाएगा. अब वो ट्रेमर्स यानी पल्सेशन होने लग जाएगी जिसके कारण इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा. तो ये है मेन कॉज, दैट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी. प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इंक्रीजेस ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू ट्रेमर्स इन पैनक्रियास.
अब आपको ये पता है कि पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है, उसमें ट्रेमर्स पल्सेशंस होगी तो वो इंसुलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या रीजन है, इसमें क्या होता है, जो डायबिटोजेनिक हार्मोन्स होते हैं थ्रू द थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स, वहां से उसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी। जो डायबिटोजेनिक हार्मोन्स होते क्या है, जो डी अरेंजमेंट करते हैं किसकी, डायबिटिक कंट्रोल को डी अरेंजमेंट कर देते हैं, दैट इज ग्लाइकोगॉन हो गया, कॉर्टिकोसोल हो गया, ये क्या होता है, डायबिटोजेनिक हार्मोन्स होते हैं, इनकी सिंथेसिस कम होने के कारण भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। जो कि कंट्रोल करते हैं, अब वो कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स ही रिलीज नहीं होंगे तो इट मींस इट विल कॉज द हाइपोग्लाइसीमिया। सो हमारा नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज डिक्रीज, फर्स्ट था हमारा प्रोडक्शन, सेकेंड हमारा डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ एंटी डायबिटोजेनिक हार्मोन्स, by thyroid and adrenals. ठीक है, ये हमारा हो गया नेक्स्ट रीजन। उसके बाद और क्या रीजन होता है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया का और क्या कॉज होता है, लिवर डैमेज। कई बार लिवर पॉइजनिंग हो जाती है, उसके कारण लिवर डैमेज हो जाता है। तो आपको पता है लिवर का मेन काम क्या होता है, जितना भी हमारे को जो डाइट आ रही है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिवर सही नहीं होगा तो उससे आगे की जो मतलब कि डाइजेशन है वो भी क्लियर नहीं हो पाती। हम ग्लूकोज का इंटेक कर रहे हैं लेकिन वो उतनी ना ही वो प्रोडक्शन हो पा रही है, ना ही वो उसका प्रॉपर डाइजेशन हो पा रहा है। तो लिवर डैमेज के कारण भी इट विल कॉज, थर्ड है हमारा डैमेज ऑफ लिवर ड्यू टू लिवर पॉइजन। लिवर डैमेज हो जाता है ड्यू टू लिवर पॉइजन। सो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के मेन कॉजेज है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या है, सफिशिएंट ग्लूकोज की, अब इसका मेन डिक्रीज हो रहा है ग्लूकोज लेवल, तो इस तरह की डाइट देनी चाहिए जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो ताकि वो हमारे ब्लड में नॉर्मल लेवल पे रिस्टोर हो सके। सो दिस इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। जो हमारी नेक्स्ट डिजीज है दैट इज ग्लाइकोसूरिया। ये हमारी लास्ट डिजीज है इस चैप्टर की। उसके बाद ये चैप्टर आपका कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड है हमारी डिजीज है ग्लाइकोसूरिया। अब आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, जब ग्लूकोज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती तो वो कहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है, यूरिन के थ्रू। तो एक्सेसिव ग्लूकोज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया। इसमें ग्लूकोज की सिक्रीशन होती है एक्सक्रीटेड बाय द यूरिन, यूरिन आउटपुट के थ्रू ग्लूकोज सिक्रेट आउट होता है। अब इसमें मेन रीजन क्या होता है इसका, जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, रीनल ट्यूब्स होती हैं,
तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन उतनी ही होती है जितनी की ब्लड प्लाज्मा में होती है। अब उसकी जो कंसंट्रेशन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज की, वो ग्लूकोज कहाँ रीअब्सॉर्ब होगा? बाय द रीनल ट्यूब्स। जो रीनल ट्यूब्स है वो ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर लेगा। अब ग्लूकोज एब्सॉर्ब हो गया तो नॉर्मल जिसको ग्लूकोज ग्लाइकोसूरिया की प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल इंडिविजुअल में यूरिन में ग्लूकोज अपीयर होगा ही नहीं। बट व्हेन, लेकिन जब ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो उसमें क्या होगा? एक्सेसिव ग्लूकोज है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। अब वो एक्सेसिव ग्लूकोज क्या होता है? रीनल ट्यूब से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो वो अब वहां पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो वो पास आउट हो जाएगा बाय द यूरिन। तो ये इसका मेन कॉज है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें ग्लाइकोसूरिया में, ग्लाइकोसूरिया होता है इसमें एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज बाय यूरिन। अब इसका मेन कॉज क्या है? इसमें क्या होता है? एक तो एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज कर जाता है। कॉज की बात करें, कॉज जब ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करने में क्या होता है? जो एक्सेसिव ग्लूकोज हो जाता है इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्सेसिव ग्लूकोज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब उसकी जो रीएब्जॉर्प्शन है वो रीएब्जॉर्ब नहीं होएगा बाय रीनल ट्यूब, नॉट excessive glucose not reabsorbed by renal tubes। रीनल ट्यूब से वो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होएगा तो वो क्या आएगा? पास इट इन द यूरिन। अब जो ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू पास करेगा। सो ये क्या है? इसके मेन कॉज है। अब इसके कितने टाइप्स के होते हैं? ये तो कॉज हो गया कि इसमें अगर जो नॉर्मल हमारा जिसमें ग्लाइकोसूरिया की प्रॉब्लम नहीं होता, जो भी ब्लड ग्लूकोज है वो ग्लोमेरुलर इसकी कंसंट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में भी उतनी होती है जितने की ब्लड प्लाज्मा में होती है। अब वहां से क्या होता है? वो रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है बाय रीनल ट्यूब से। लेकिन जिसमें एबनॉर्मल फंक्शनिंग है, जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो एक्सेसिव ग्लूकोज हो गया किसमें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, क्योंकि दोनों में कंसंट्रेशन सिमिलर होती है ना। ब्लड में बढ़ गई तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में भी बढ़ जाएगी। देन उसमें क्या होगा? अब जो रीनल ट्यूब्स है उसको उतना रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी तो वो यूरिन के थ्रू ग्लूकोज, एक्सेसिव ग्लूकोज यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी। नाउ अब ये क्लासिफिकेशन है इसकी, ये 3 टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसूरिया। अब ये 3 टाइप्स की होती है। एक सबसे पहले होती है हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइकोसूरिया। हाइपरग्लाइसेमिक
ग्लाइसेमिक ग्लाइकोसूरिया, सेकंड होती है हमारी एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया, एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया, एंड थर्ड वन इज रीनल ग्लाइकोसूरिया। तो ये 3 टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज हाइपर ग्लाइसेमिक ग्लाइकोसूरिया, सेकंड वन इज एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया, एंड थर्ड वन इज रीनल ग्लाइकोसूरिया। So, what are the differences between hyperglycemic, elementary and renal? बात करते हैं हाइपरग्लाइसेमिक की। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ग्लूकोज लेवल कैसे इंक्रीज होता है? बाय डिक्रीज इन द, सबसे पहला रीजन है कि इसमें इंसुलिन सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड रीजन ये है कि इसमें जो एक्टिविटी होती है एंटीरियर पिट्यूटरी की, एड्रिनल ग्लैंड्स की एंड थायराइड हार्मोन्स की, वो इंक्रीज हो जाती है। उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज होने से क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो एक्सेस में होने लग जाएगा। एक्सेस में होने के कारण उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी बाय द रीनल ट्यूब से, एंड ग्लूकोज क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट इन द यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा। So this is about the hyperglycemic glycosuria. Next आ जाता है हमारा elementary glycosuria. Elementary glycosuria ये एक टेम्परेरी सी कंडीशन होती है। कई बार क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज्यादा हो जाता है तो रीनल ट्यूब्स उसको मैनेज कर लेती है, अपनी एब्जॉर्प्शन करके उसको मैनेज हो जाता है इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो सर्जरी के केस में बाय द कोई भी मान लो कि किसी की सर्जरी हुई है, स्टमक का कोई पार्ट रिमूव कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली जब ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो रीनल ट्यूब्स उसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी एंड इट विल कॉज और इट विल प्रोड्यूस द ग्लाइकोसूरिया। तो ये उसको प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रीनल ग्लाइकोसूरिया होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है, एक्सेसिव ग्लूकोज हो रहा है तभी वो सिक्रीट आउट हो रहा है यूरिन में, ऐसा नहीं होता। इसमें मेन जो इसका रीजन है, मेन रीजन है इसका कि इसमें डिफेक्ट आ जाता है इन द ट्यूबुलर मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर ट्यूब्स के अंदर जो उसका मैकेनिज्म होता है, जो रीनल ट्यूब्स का उसका मैकेनिज्म है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो प्रॉपरली अपना जैसे वर्क करता है उस तरीके से वर्क नहीं करता, उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है और रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। दैट्स व्हाई इट विल कॉज glycosuria, renal glycosuria. So these are the classification, 3 types of glycosuria, and this is all about the various disease related to the carbohydrate metabolism. अब आपको ये भी बोला था कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पूरा एक आपका यूनिट है अलग से, वो आपको फर्दर जैसे हम कर रहे हैं कंटिन्यूटी में उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने डिजीज पढ़ी है, पहले हमने सबसे पहले डायबिटीज मेलिटस पढ़ी थी, उसके बाद हमने उसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी आज। देन हमारी जो नेक्स्ट डिजीज थी दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके रीजन पढ़े थे, क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन है इंसुलिन की वो डिक्रीज वो इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे हो रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पैंक्रियाज जो कि प्रोडक्शन करता है, यहाँ पे इंसुलिन बनता है, उसमें ट्रेमर्स यानी पल्सेशन हो रही है, जिससे क्या होता है उसकी इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन, या फिर डिक्रीज जो डायबिटोजेनिक हार्मोन्स है ना, वो उसकी सिंथेसिस डिक्रीज हो रही है बाय थायराइड और एड्रिनल्स, क्योंकि डायबिटोजेनिक हार्मोन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं, ग्लाइकोजन कॉर्टिकोसोल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो उसका एक डीअरेंजमेंट हो जाता है, तो वो ही नहीं रहेंगे तो वो डीअरेंजमेंट हो गया। देन डैमेज ऑफ द लीवर, लीवर डैमेज होने के कारण, ड्यू टू लीवर पॉइजनिंग के कारण लीवर डैमेज हो जाता है, तभी ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ट्रीटमेंट में ये था कि इसमें कि इसके सिम्टम्स पढ़े थे हमने कि इसमें भूख लगती है बार बार और हेडेक होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ट्रेमर्स यानी बॉडी में पल्सेशन होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, टैकीकार्डिया, कन्वर्जन यानी सीजर्स, फिट्स पड़ते हैं इसमें, टैकीकार्डिया और कोमा की कंडीशन भी आ जाती है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि सफिशिएंट ग्लूकोज डाइट दी जाए ताकि वो ब्लड में रिस्टोर, नॉर्मल लेवल पे ब्लड में रिस्टोर रहे। थर्ड हमने डिजीज कवर की थी ग्लाइकोसूरिया। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ग्लूकोज सिक्रेट आउट होता है, एक्सक्रीटेड होता है इन द यूरिन में। कॉज क्या होता है इसका, जब
जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो रीनल ट्यूब्स उसको रीअब्सॉर्ब करती है ग्लूकोज को, एक्सेसिव ग्लूकोज होने के कारण उसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो वो कहीं तो जाएगा ग्लूकोज, तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होएगा। एंड उसके बाद हमने इसके 3 टाइप्स की, हाइपोग्लाइसेमिक ग्लाइकोसूरिया, एलिमेंट्री एंड रीनल। हाइपोग्लाइसेमिक के रीजन किए थे कि इसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, उसके रीजन किए क्यों बढ़ता है, क्योंकि इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है और जो एक्टिविटी होती है एंटीरियर पिट्यूटरी की, थायराइड की, थायराइड हार्मोन्स की, ये बढ़ जाती है, जिसके कारण जो ग्लूकोज है वो एक्सेस में हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है और इट विल कॉज ग्लाइकोसूरिया। एलिमेंट्री में टेम्परेरी कंडीशन थी कि सर्जिकल कंडीशन में अगर कोई स्टमक का पार्ट रिमूव कर दिया तो जो जितना भी जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहे हैं उससे ग्लूकोज की प्रोडक्शन होगी, वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। रीनल में ये था कि ऐसा नहीं होता कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, इसमें सिर्फ जो ट्यूबुलर मैकेनिज्म होता है रीनल ट्यूब्स का वो डिफेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो प्रॉपर्ली जैसे नॉर्मल फंक्शनिंग करता है वैसे नहीं कर पाता। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन की हमने, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स, एंड देन उसके बाद उनकी क्वालिटेटिव टेस्ट किए, कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं जो कि उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और वेरियस डिजीज। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक किया कि वेरियस डिजीज विच आर रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो इसको अच्छे से लर्न कीजिए।